हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ओरिएंटेशन या अभिविन्यास। यह एरीन्स व एरोमेटिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक है। मोनो प्रतिस्थापी बेंजीन जैसे C6H5Y में Y समूह का आने वाला प्रतिस्थापी इलेक्ट्रोफिलिक समूह की स्थिति पर क्या प्रभाव डालेगा और उत्पाद का अभिविन्यास क्या होगा, इसे हम Y समूह का निर्दिष्टकारी प्रभाव कहते हैं। अर्थात यदि बेंजीन रिंग पर कोई Y ग्रुप जुड़ा हुआ है तो यह Y ग्रुप नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप को कहां लाएगा, ऑर्थो या पैरा पर लाएगा या मेटा पर लाएगा, यह Y ग्रुप का निर्दिष्टकारी प्रभाव या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहा जाता है। हमने इससे पहले आपको एक्टिवेटिंग व डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बताया था, जो कि नया कंसेप्ट था, लेकिन उससे पहले कुछ नियम दिए गए थे। उस नियम के आधार पर यह हम ज्ञात कर सकते थे कि वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे या मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो आज हम उन पुराने नियमों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नियम दिया गया था क्रम ब्राउन एंड गिब्सन्स रूल। इस नियम के अनुसार किसी समूह के हाइड्रोजन यौगिक की यदि सीधे ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोक्सी यौगिक बनने की संभावना होती है तो वह मेटा निर्दिष्टकारी होता है। इसके विपरीत यदि किसी समूह के हाइड्रोजन यौगिक का सीधे ऑक्सीजन द्वारा हाइड्रोक्सी यौगिक में परिवर्तन संभव नहीं होता तो वह समूह ऑर्थो व पैरा निर्दिष्टकारी होता है। आइए इसे हम टेबल से समझते हैं। जैसे Cl ग्रुप यदि बेंजीन पर लगा होगा तो वह नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप को कहां लाएगा, इसे इस नियम यानी क्रम ब्राउन एंड गिब्सन रूल से समझते हैं। इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा HCl और इसका हाइड्रोक्सी यौगिक क्या होगा HOCl। अब हमें यह देखना है कि यह हाइड्रोजन यौगिक हाइड्रोक्सी यौगिक में आसानी से ऑक्सीडाइज होता है या नहीं। देखिए इन दोनों में आपने कौन सा लैब में देखा है HCl, यानी यह अधिक स्थायी है, यानी इसमें ऑक्सीकरण आसानी से संभव नहीं है। अतः यह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। इसी प्रकार से ब्रोमीन और हम आयोडीन को दे सकते हैं। अब हम देखते हैं OH को। OH का हाइड्रोजन कंपाउंड होगा HOH या वाटर और इसका हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होगा H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। इन दोनों में भी कौन सा स्थायी है H2O। अतः हम कह सकते हैं H2O का H2O2 में ऑक्सीडेशन आसान नहीं है, अतः यह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। इसी प्रकार NH2 इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा NH3 और इसका हाइड्रोक्सी यौगिक होगा NH2OH और अमोनिया इज मोर स्टेबल, अतः इसका ऑक्सीडेशन आसान नहीं है, अतः यह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। CH3 HOH होगा इसका CH3H यानी मीथेन। इसका ऑक्सीडेशन CH3OH में इतना आसान नहीं है, अतः यह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। अब हम कुछ दूसरे और ग्रुप्स को लेते हैं। NO2 इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा HNO2 और हाइड्रोक्सी यौगिक होगा HNO3। इन दोनों में यह नाइट्रस एसिड है और यह नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड अधिक स्थायी है, अतः HNO2 का HNO3 में ऑक्सीडेशन आसानी से संभव है, इसलिए यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। इसी प्रकार CHO इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा HCHO। यह हाइड्रोक्सी यौगिक होगा HCOOH। फॉर्मिक एसिड स्टेबल होता है, यानी इसका
फॉर्मिक एसिड में कन्वर्जन आसान है, अतः यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। अब हम लेते हैं COOH, फॉर्मिक एसिड, HOH होगा H2CO3, आसानी से ऑक्सीडेशन संभव है, अतः यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। SO3H, HSO3H, और ये हो गया आपका H2SO4। तो H2SO4 अधिक स्थायी है, यानी इसमें आसानी से ऑक्सीडेशन संभव है, अतः यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। लेकिन इसके कुछ दोष थे, जैसे CN ग्रुप, इसका हाइड्रोजन यौगिक होगा HCN, और इसका हाइड्रोक्सी कंपाउंड हो जाएगा HOCN। SCN इज मोर स्टेबल, अतः इसका HOCN में कन्वर्जन इतना आसान नहीं है, अतः यह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होना चाहिए, लेकिन यह मेटा निर्दिष्टकारी होता है। अब एक और दोष इसका यह था कि सपोज डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट किस प्रकार बनेंगे, इससे संबंधित इन्होंने कोई भी निर्देश नहीं दिया था। इसी प्रकार टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन के नाइट्रीकरण पर तीनों प्रकार के आइसोमर बनते हैं, इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा ऑर्थो व पैरा यदि बनते हैं यदि एक साथ, तो वो किस रेशियो में बनेंगे, इसके अनुपात की व्याख्या भी इन्होंने नहीं की थी। और एक और सबसे बड़ी बात थी कि सीधे ऑक्सीकरण से क्या तात्पर्य है, क्योंकि विशेष परिस्थितियों में तो CH4 भी CH3OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि यह ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि इन्होंने नहीं माना था, पहले स्लाइड में आपने देखा था, इन्होंने कहा था कि CHO का CH3OH में ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग माना था। लेकिन यदि हम इसे माने कि यह विशेष परिस्थितियों में CH3OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो सीधे ऑक्सीकरण वाली दुविधा को वॉटर्स नाम के साइंटिस्ट ने संशोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी समूह का हाइड्रोजन यौगिक उसके हाइड्रोक्सी यौगिक से अधिक स्थायी होता है, तो वह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। जैसे हमने Cl का देखा था, इसका हाइड्रोजन यौगिक होता है HCl और हाइड्रोक्सी यौगिक होता है HOCl। तो इन दोनों में ये हाइड्रोजन यौगिक अधिक स्थायी है, तो हम ये मानेंगे कि HCl का HOCl में आसानी से कन्वर्जन नहीं होगा, अतः यह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। लेकिन एक्सेप्शन कि COOH का हाइड्रोजन यौगिक होगा HCOOH और इसका हाइड्रोक्सी यौगिक होगा H2CO3, यह अधिक स्थायी है, अतः इसका इसमें कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, तो यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन यह मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसके बाद इसमें कुछ खामियां थी। इसके बाद आया हैमिक एंड इलिंगवर्थ रूल। इन्होंने कहा कि यदि किसी मोनो प्रतिस्थापी यौगिक को जैसे C6H5XY द्वारा प्रदर्शित किया जाए, जहां X वह परमाणु है जो सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है और Y एक ऐसा परमाणु है जो X से जुड़ा हुआ है। यह इस प्रकार भी ले सकते हैं कि ऐसे भी कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जिसमें Y अनुपस्थित हो, यानी केवल सिंगल एटम हो, जैसे कि C6H5Cl में इसमें Y नहीं है, और इसमें जैसे C6H5OH इसमें ये X है, यानी ऑक्सीजन X है और H Y है। तो अब हम इस नियम को देखते हैं। यदि XY समूह में
वाई वर्ग की संख्या x से अधिक है तो वह समूह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। जैसे NO2, NO2 में N x है और O y है, तो नाइट्रोजन आता है 5th ग्रुप में और ऑक्सीजन आता है 6th ग्रुप में। यहां पर हमने जो बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं 10, उनको भी काउंट किया है, तो इसमें से आप 10 माइनस भी कर सकते हैं। यानी हम ये मानेंगे Y जो है यानी ऑक्सीजन वो 6 ग्रुप में है और नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है, यानी Y बड़े ग्रुप का है X की तुलना में, अतः यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। यदि X और Y दोनों एक ही समूह में होते हैं, एक ही वर्ग के सदस्य होते हैं, तो Y का यदि कम परमाणु भार है तो वह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। जैसे SO3H में सल्फर और ऑक्सीजन दोनों 6th ग्रुप के हैं, लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु भार सल्फर से कम है, अतः यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। एक और थर्ड पॉइंट लेते हैं। Y की वर्ग संख्या यदि X से कम है तो वह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। जैसे OH, इसमें ऑक्सीजन 6 ग्रुप में है और हाइड्रोजन 1st ग्रुप में है, अतः OH ग्रुप ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। आइए इसको फिर से हम टेबल के हिसाब से समझते हैं। देखिए NO2 ये नाइट्रोजन X मानेंगे और ऑक्सीजन को Y मानेंगे, तो नाइट्रोजन 5th ग्रुप में है और ऑक्सीजन 6th ग्रुप में है, यानी Y इज ऑफ हायर ग्रुप देन X, तो यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। SO3H को देखते हैं। हमने कहा था यदि X और Y दोनों समान समूह के होते हैं, तब यदि Y का परमाणु भार X से कम होता है तो वह मेटा निर्दिष्टकारी होता है। तो यहां सल्फर का परमाणु भार 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है। COOH को देखते हैं। यहां C यानी X होगा और ऑक्सीजन Y होगा, तो कार्बन 4th ग्रुप में आता है। 14 लिखा हुआ है, 10 माइनस कर लीजिए, तो 4th ग्रुप में आता है और ऑक्सीजन 6th ग्रुप में आता है, तो यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। CN को देखते हैं। नाइट्रोजन 5th ग्रुप में, यह 4th ग्रुप में, तो यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। नेक्स्ट नियम हमने क्या बताया था? इफ Y इज ऑफ लोअर ग्रुप देन X, तो यहां देखिए कार्बन 4th ग्रुप में आता है और हाइड्रोजन 1st ग्रुप में आता है, अतः यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। OH में ऑक्सीजन 6th ग्रुप में और हाइड्रोजन 1st ग्रुप में, तो यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। NH2 में देखिए कि नाइट्रोजन 5th ग्रुप में, हाइड्रोजन 1st ग्रुप में, तो यह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। यहां हम एक नियम बाद में भी बताएंगे कि यदि Y एब्सेंट होता है, जैसा कि क्लोरीन में हमने कहा था ना कि Y हो सकता है कि ना हो, केवल X हो, तो यह हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। इफ Y इज एब्सेंट देन ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यहां हमने लिखा हुआ है यदि किसी समूह में Y अनुपस्थित है तो वह समूह भी ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। और एक बात और हमने इससे पहले वाले एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में भी बताई थी कि यदि X पर धनावेश हो यानी पॉजिटिव चार्ज हो तो वो डेफिनेटली मेटा निर्दिष्टकारी होगा। जैसे ये डिफरेंस देखिए आप, NH2 समूह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। क्यों? क्योंकि Y इज ऑफ लोअर ग्रुप देन X, ये हम पहले बता चुके हैं। लेकिन यदि इस पर H प्लस जुड़ जाए यानी NH3 प्लस हो जाए तो यह मेटा निर्दिष्टकारी होगा। यानी किसी भी X एटम पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो चाहे पहले किसी प्रकार का भी निर्दिष्टकारी हो,
वो पॉजिटिव चार्ज आने के बाद मेटा निर्दिष्टकारी ही होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने पर उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ही प्रवृत्ति हो जाती है। यदि X पर ऋणावेश हो तो वो डेफिनेटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि X पर माइनस आते ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो जाएगी। तो देखिए COOH ग्रुप को अभी हमने आप देखा था कि X एटम से Y एटम का जो ग्रुप है वो हायर है, कार्बन 4th ग्रुप में है और ऑक्सीजन 6th ग्रुप में है। तो ये कैसा निर्दिष्टकारी होगा? मेटा। लेकिन यदि हम इसमें से H प्लस निकाल दें तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट एनाइन। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होगा। तो यानी हमें यह ध्यान रखना है कि यदि किसी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो डेफिनेटली मेटा डायरेक्टिंग होगा, और यदि उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो डेफिनेटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। यदि कुछ समूह में ऐसे होते हैं जिसमें कि मिश्रित प्रभाव होता है, मिक्स्ड इफेक्ट होता है, जैसे C डबल बॉन्ड OH, यदि हम इस कार्बन को X एटम माने और Y जो है या ये भी हो सकता है और Y हम इसको भी मान सकते हैं, तो इसमें मिक्स्ड इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन 4th है, 4th ग्रुप में है, यदि हम इसको Y मानते हैं तो क्या होगा कि ऑक्सीजन इज ऑफ हायर ग्रुप होगा, तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? मेटा। और यदि हम इसको Y मानते हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप में है, तो इसका इफेक्ट कैसा होगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो आप देखिए इसका CH भाग कैसा हो गया? ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी। और CO भाग कैसा हो गया? मेटा निर्दिष्टकारी। तो ऐसे में तीनों व्युत्पन्न बनने चाहिए और ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी इस नियम में भी कुछ सीमाएं हैं, काफी कुछ हद तक इसने संतोषजनक व्याख्या की थी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की, लेकिन एक कमी यह थी कि हाइड्रोजन की वर्ग संख्या इसमें एक मानी गई है, जबकि यह स्वयं एक विवाद है कि हाइड्रोजन की वास्तव में वर्ग संख्या क्या है। तो ये हमारी पुरानी थ्योरीज थी, उसके बाद नई थ्योरीज दी गई, यानी अब हम लेंगे मॉडर्न थ्योरीज रिगार्डिंग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसमें सबसे पहली थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप यदि बेंजीन रिंग पर अपने इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेटिव और मीजोमेरिक प्रभाव द्वारा यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो वह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और यदि इन्हीं प्रभावों द्वारा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है तो वह मेटा डायरेक्टिंग होगा। इसके द्वारा भी कुछ एक्सप्लेनेशन संभव नहीं थे, तो एक नई थ्योरी दी गई, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम कैटायन। ये सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी एरोमेटिक अणु पर जब किसी इलेक्ट्रोफाइल की अभिक्रिया होती है तो पहले एरेनियम धनायन या वीलेंड इंटरमीडिएट बनता है। ये वीलेंड इंटरमीडिएट है। यह वीलेंड इंटरमीडिएट एक प्रोटॉन त्याग कर प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया तभी सफलतापूर्वक संपन्न होगी जबकि एक स्थायी मध्यवर्ती बनेगा। माना कि एक मोनो प्रतिस्थापी, ये मोनो प्रतिस्थापी है, इस पर एक नया इलेक्ट्रोफाइल समूह A प्रवेशित कराया जा रहा है, तो 3 प्रकार के द्विप्रतिस्थापी यौगिक बनने की संभावना है। ऑर्थो बन सकता है, पैरा बन सकता है और मेटा बन सकता है। तीनों स्थितियों में जो मध्यवर्ती कैटायन अधिक स्थायी होगा वही अटैक बनने की, यानी वही आइसोमर बनने की संभावना अधिक होगी। अब आप देखिए कि जब ऑर्थो प्रतिस्थापन हो रहा है, देखिए यहां पर A+ का हमने अटैक कराया,
तो ये प्लस है तो ये कहाँ अटैक करेगा, जहां पर माइनस चार्ज हो। तो हम इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, तो यहां पर H और A जुड़ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये है हमारा मध्यवर्ती। यह अपने को रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज करता है। तो यहां से पॉजिटिव, यहां आया बॉन्ड तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर यहां से इस स्थिति में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेटा स्थिति में कुछ डिफरेंट होता है। देखिए, मेटा स्थिति पर हमको लगाना है, यानी मेटा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज आते ही यहां A जुड़ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आया। अब अन्य स्थितियों में ये देखिए, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा या यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब और पैरा में बिल्कुल ऐसे ही ऑर्थो जैसे मध्यवर्ती बनते हैं। आप विशेष रूप से 3 व 8 संरचनाएं देखिए। इसमें वह कार्बन जिससे Y जुड़ा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अतः अब हम इन संरचनाओं पर ध्यान देना है। यदि Y समूह का प्रभाव पॉजिटिव हो, यदि प्लस I प्रभाव हो या प्लस H प्रभाव हो या प्लस M प्रभाव हो, तो ये जो 3 व 8 संरचनाएं हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लस I व प्लस M प्रभाव द्वारा इस संरचनाओं को न्यूट्रलाइज कर देंगी, उदासीन कर देंगी, यानी स्थायी कर देंगी। और यदि Y का माइनस I, माइनस H या माइनस M इफेक्ट है, तो यही संरचनाएं एक्स्ट्रा अनस्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि उसका प्लस Y का प्लस I या प्लस H या प्लस M प्रभाव है, तो क्या होगा, ये संरचनाएं स्थायी हो जाएंगी। अतः ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी हम कहेंगे कि Y ग्रुप ऑर्थो व पैरा डायरेक्टिंग होगा। और यदि उसमें Y में माइनस I, माइनस H या माइनस M इफेक्ट है, तो ये संरचनाएं अस्थायी हो जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, मेटा सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी हम कह सकते हैं वो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इस प्रकार हम स्टेबिलिटी ऑफ एरिनियम कैटाइन से डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को समझ सकते हैं। थैंक यू। Next lecture is on determination of orientation in dye substituted derivative.